सुंदर वन में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू, सास ससुर और 2 बच्चों कुक्कू और गुड़िया के साथ रहती थी। कुछ समय पहले रीमा एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई थी। बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन दवाओं के असर से रीमा बहुत मोटी हो गई। उसका पहले जैसा फुर्तीला शरीर अब भारी हो चुका था। रीमा आईने के सामने खड़ी होकर उदास मन से खुद को देखती है। हे भगवान, ये मेरे शरीर को क्या हो गया? मैं चाह कर भी उड़ नहीं पाती। जरा सा चलने पर हांफने लगती हूँ। रीमा, तुम उदास मत हो। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम जैसी भी हो हमारे लिए बहुत अच्छी हो। टुन्नू तो रीमा को समझता था, लेकिन रीमा के घर के पास एक केले का पेड़ था जो रीमा का सबसे बड़ा सहारा था। जब भी रीमा उदास होती, वह उस पेड़ के पास जाकर अपना दुख रोती थी। शुरुआत में रीमा की सास उसका पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन जब जंगल के दूसरे पक्षियों ने रीमा के मोटापे का मजाक उड़ाना शुरू किया, तो सास के सुर भी बदल गए। अरे रीमा, जरा संभल कर चलो। तुम्हारे चलने से पूरी झोपड़ी हिलने लगती है। बाहर जाओ तो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी बहू कितनी मोटी हो गई है। मुझे तो अब बाहर निकलने में भी शर्म आती है। भाग्यवान, बहू बीमार थी इसलिए ऐसी हुई है। उसे ताने देना बंद करो। आप तो चुप ही रहिए। पूरा दिन खाती रहती है और वजन बढ़ाती रहती है। रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप बाहर केले के पेड़ के पास जाती है। प्यारे पेड़, तुम ही बताओ मेरी क्या गलती है? बीमारी इंसान के हाथ में तो नहीं होती ना। सब मुझसे दूर हो रहे हैं। एक दोपहर रीमा पानी भरने के लिए नदी पर मिट्टी का मटका लेकर गई। वहां पहले से ही गौरी कौवी और उसकी बहन पिंकी कौवी बैठी गप्पे लड़ा रही थी। रीमा को देखते ही दोनों हंसने लगी। अरे पिंकी, देख देख, जंगल का हाथी पानी भरने आया है। जरा संभल कर रहना, कहीं इसके पैर रखने से नदी का पानी बाहर ना आ जाए। सही कह रही हो दीदी। रीमा, जरा पानी में अपना चेहरा तो देखो। तुम्हारा मोटापा पानी में साफ दिख रहा है। मटका भरने की क्या जरूरत? तुम खुद ही एक मटका लग रही हो। गोरी बहन, किसी की लाचारी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रीमा उदास होकर रोते हुए अपने घर लौट आती है। कुछ दिनों बाद रीमा के बेटे कुक्कू का जन्मदिन था। रीमा ने बहुत चाव से घर को सजाया और जंगल के बच्चों को बुलाया। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ लूसी अपने बेटे को लेकर आई। रीमा एक छोटा सा केक लेकर आई थी। अरे रीमा, इतना छोटा सा केक? इसे देखकर तो लगता है कि ये केक तुम खुद ही अकेले खा जाओगी। हमारे बच्चों को क्या एक एक टुकड़ा भी मिलेगा? हाँ रीमा, अपने साइज के हिसाब से तो तुम्हें बड़ा केक लाना चाहिए था। गोरी जी, लूसी जी, आप यहाँ हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने आई हैं या मेरी पत्नी का अपमान करने? केक छोटा हो या बड़ा, ये हमारे प्यार का प्रतीक है। अगर आपको खुशी में शामिल नहीं होना तो आप जा सकते। गोरी और लूसी बड़बड़ाते हुए केक खाकर चली जाती हैं, लेकिन रीमा का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है। अगले दिन रीमा अपने बच्चों कुक्कू और गुड़िया को स्कूल छोड़ने गई। स्कूल के गेट पर खड़े बाकी बच्चे और उनके माता पिता रीमा को देखकर कानाफूसी करने लगे और हंसने लगे। देखो, कुक्कू की मम्मी आ गई, मोटू मम्मी। जग्गू ने कुक्कू को चिढ़ाया। अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होकर कुक्कू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। माँ, तुम इतनी मोटी क्यों हो? तुम्हारे कारण सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे तुम्हारे साथ स्कूल आने में शर्म आती है। तुम यहाँ से चली जाओ। गुड़िया तुरंत आगे आकर कुक्कू को डांटती है। कुक्कू, होश में आओ। तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। वो बीमार थी इसलिए ऐसी हुई। उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। अपने ही बेटे के मुंह से यह कड़वी बात सुनकर रीमा का दिल पूरी तरह टूट गया। वह बिना कुछ बोले उल्टे पैर दौड़ती हाँफती हुई अपने घर के पास वाले केले के पेड़ के पास पहुंची। रीमा पेड़ के तने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों के आंसू पेड़ की जड़ों में गिर रहे थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। केले का पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा और उसमें से एक गहरी शांत आवाज आई। रीमा, रोना बंद करो मेरी बच्ची। मैंने तुम्हारा सारा दुख देखा है और तुम्हारी सहनशीलता भी। तुम बहुत पवित्र दिल की हो। तुम बोल सकते हो? हाँ रीमा, मैं एक साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ हूँ। तुमने हमेशा मुझसे अपना सुख दुख बांटा है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्ति दूंगा। ये लो, इस जादुई केले को अभी खा लो।
रीमा ने कांपते हाथों से केला छिल्ला और खा लिया। केला खाते ही रीमा के शरीर के चारों ओर एक तेज रोशनी चमकी। पलक झपकते ही उसका मोटापा गायब हो गया और वह पहले की तरह बेहद सुंदर, पतली और फुर्तीली चिड़िया बन गई। रीमा, अब तुम पहले जैसी हो गई हो। ये तुम्हारी अच्छाई का इनाम है, लेकिन याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। धन्यवाद प्यारे पेड़, तुमने मुझे नया जीवन दे दिया। रीमा तो खुशी खुशी अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि झाड़ियों के पीछे छुपी गोरी कौवी यह सब दूर से देख रही थी। गौरी के मन में लालच आ गया। अच्छा, तो इस पेड़ के पास जादुई केला है। रीमा इतनी सुंदर हो गई, अगर मैं भी ये केला खा लूं तो मैं पूरे जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत और चमकदार हो जाऊंगी। सब मेरी ही तारीफ करेंगे। अब मैं बनूंगी जंगल की रानी। जैसे ही रीमा अंदर गई, गौरी कौवी दबे पांव केले के पेड़ के पास पहुंची। उसने बिना पेड़ की अनुमति के झपटकर एक केला तोड़ लिया। गौरी ने जैसे ही उस केले को खाया, वैसे ही जादू उल्टा घूम गया। गौरी का शरीर धीरे धीरे फूलने लगा। वह पतली होने की बजाय रीमा से भी 4 गुना ज्यादा मोटी और भारी हो गई। उसका रंग और गहरा काला हो गया और उसके पंख भारी हो गए। बचाओ, ये क्या हो गया? मैं इतनी मोटी कैसे हो गई? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। गौरी, जो दूसरों की लाचारी पर हंसते हैं और लालच करते हैं, उनके साथ यही होता है। ये जादुई पेड़ सिर्फ साफ दिल वालों की मदद करता है, चोरों और लालची लोगों को सजा देता है। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। गौरी कौवी इतनी मोटी हो चुकी थी कि वह अपनी डाली से हिल भी नहीं पाती थी। अरे दीदी, ये आपको क्या हो गया? आप तो चलती फिरती भैंस लग रही हो। मम्मी, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब जब भी वह बाहर निकलती, जंगल के सारे पक्षी और बच्चे उस पर हंसते थे। गौरी कोने में बैठकर रोती रहती थी। जो दर्द उसने रीमा को दिया था, आज वही दर्द वह खुद भुगत रही थी। उसे अपनी गलतियों की पूरी सजा मिल चुकी थी। उधर जब कुक्कू ने अपनी माँ को देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोकर रीमा से माफी मांगी। रीमा ने उसे गले लगा लिया। अब रीमा अपने पति टुन्नू, सास ससुर और बच्चों के साथ अपने खुशहाल परिवार में बिना किसी ताने के खुशी खुशी रहने लगी। सीख: दूसरों की लाचारी का मजाक उड़ाने वालों को उनके कर्मों का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। सूरज आसमान से आग उगल रहा है। पारा 45 डिग्री के पार है। सास का टीन की छत वाला घर इस वक्त किसी जलती हुई भट्टी जैसा तप रहा है। रसोई में रीमा चिड़िया पसीने से तरबतर होकर चूल्हा फूंक रही है। अरे ओ रीमा, सुबह के 10 बज गए और तेरा ये चूल्हा ही नहीं सुलग रहा। गर्मी के मारे मेरी जान निकली जा रही है और तू यहाँ कछुए की चाल से काम कर रही है। सासू माँ, लकड़ियाँ गर्मी के कारण इतनी गर्म है कि हाथ लगाते ही हाथ जल रहा है। बस 2 मिनट में चाय लाती हूँ। तभी दरवाजे के पास गौरी की सास खड़ी थी। अरे बहन, इस भट्टी में क्यों अपनी जान सुखा रही हो? मेरी बहू को देखो, शहर के बड़े घर से आई है। दहेज में चमचमाता हुआ एसी और डबल डोर का फ्रिज लाई है। हमारे घर में तो कश्मीर जैसी ठंडक रहती है। रीमा, सुना तूने? एक मेरी फूटी किस्मत। तेरे मास्टर पिता ने तुझे सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा दी, लेकिन दहेज में एक ढंग का कूलर तक ना दे सके। पढ़ी लिखी बहू मिली, पर सुख एक चवन्नी का नहीं। सासू माँ, पिताजी ने मुझे जो शिक्षा दी है वो किसी भी कूलर फ्रिज से बड़ी है। आप थोड़ा धीरज रखिए। रख लिया धीरज। मैं जा रही हूँ शहर अपनी बेटी के घर, वहीं एसी की हवा खाऊंगी। इस नरक में तो मेरा दम घुट जाएगा। टुन्नू से कह देना, जब मौसम सुहाना हो तभी मुझे बुलाएं। सास के जाने के बाद गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तापमान 50 डिग्री पार कर गया। दोपहर के समय बच्चे तड़पने लगे। गुड़िया और कुक्कू रोते हुए रीमा के पास आते हैं। मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है। चलो ना, बाहर जो नीला प्लास्टिक का ड्रम रखा है, हम उसमें नहाएंगे। हाँ मम्मा, मुझे पानी में तैरना है। नहीं बच्चों, इस पानी में हाथ मत डालना, ये तो उबल रहा है। रुको, मुझे कुछ सोचने दो। ड्रम के पास जाती है और पानी छूती है। पानी खौल रहा होता है। रीमा अपने दिमाग की बत्ती जलाती है।
वह पास पड़ी गीली मिट्टी और घास उठाती है। अगर मटके का पानी ठंडा रह सकता है तो ये ड्रम क्यों नहीं? उसने गीली मिट्टी में थोड़ा भूसा मिलाकर पूरे नीले ड्रम के बाहर एक मोटी परत लगा दी। जादू की तरह कुछ ही घंटों में ड्रम के अंदर का पानी मटके जैसा शीतल हो गया। बच्चे उसमें कूदकर छपाक छपाक नहाने लगे। शाम को टुन्नू थका हारा फैक्ट्री से लौटता है। उसके हाथों में छाले पड़े हैं। रीमा, आज फैक्ट्री के लोहे के शेड के नीचे काम करना मुहाल था, हाथ जल गए मेरे। आप बैठिए जी, मैं दवाई लगाती हूँ। हम इस तरह हर साल गर्मी से नहीं मर सकते। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। रीमा अंदर कमरे में जाती है। वह अपने पिता की दी हुई आखिरी निशानी चांदी की चेन को देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर इरादा पक्का है। वह सीधे सुनार के पास जाती है और चेन गिरवी रख देती है। उस पैसे से वह कबाड़ बाजार जाती है। कबाड़ की दुकान पर रीमा पैसे देकर 20-30 पुराने नीले प्लास्टिक के ड्रम खरीदती है। पिंकी कवि और गोरी कवि रास्ते में उसे देखकर हंसती हैं। अरे देखो देखो, मास्टर की पढ़ी लिखी बेटी पागल हो गई है। घर में खाने को दाने नहीं और ये कबाड़ का ढेर बटोर रही है। सही कहा पिंकी, टीन के घर को अब ये कबाड़ खाना बनाएगी। अकल तो घास चरने गई है इसकी। कबाड़ को कमाल बनाना पढ़ी लिखी चिड़िया को अच्छे से आता है कवि जी, बस देखते जाइए। अब शुरू हुआ रीमा का असली मिशन। उसने टुन्नू के साथ मिलकर पुराने तपते हुए टीन के घर को पूरी तरह हटा दिया। रीमा ने उन नीले ड्रमों को बीच से काटा। उनमें गीली मिट्टी, कंकड़ और भूसा भरा। टुन्नू जी, इन ड्रमों को एक के ऊपर एक रखकर दीवार खड़ी कीजिए। प्लास्टिक और मिट्टी का ये जोड़ बाहर की गर्मी को अंदर आने ही नहीं देगा। रीमा की मेहनत रंग लाने लगी। उसने सिर्फ दीवारें ही नहीं बनाई, बल्कि ड्रमों का ऐसा इस्तेमाल किया जिसे देखकर कोई भी वास्तुकार हैरान रह जाए। जुगाड़ू कूलर, एक ड्रम के आगे पंखा और पीछे खसकी घास लगाकर रीमा ने पानी वाला शानदार कूलर बनाया। देसी फ्रिज, 2 ड्रमों को एक के अंदर एक रखकर बीच में गीली रेत भर दी, जिससे सब्जियां हफ्तों तक ताजी रहने लगी। मम्मा, ये देखो, हमारे घर के ऊपर तो कद्दू और तरबूज की बेलें कितनी सुंदर लग रही हैं। हाँ, अब हमारा घर नीले रंग का महल लग रहा है। बच्चों, आज से हमें गर्मी नहीं लगेगी। तुम दोनों आराम से घर में ही खेल सकते हो। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। मानसून की आहट के साथ ही सास शहर से वापस लौटी। जैसे ही वह गली के मोड़ पर आईं, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाय दया, ये क्या हो गया? मेरा टीन का आशियाना कहाँ गया? इस रीमा ने मेरे घर को नीले ड्रमों का कबाड़ खाना बना दिया। सास गुस्से में पैर पटकती हुई नए घर के मुख्य द्वार पर आती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, ड्रम कूलर की ठंडी अमृत जैसी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है। टुन्नू, ओ टुन्नू, कहाँ है तू? ओह, आहा, ये कैसी ठंडक है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सीधे शहर के मॉल के एसी रूम से निकलकर कश्मीर की वादियों में आ गई हूँ। मेरी तो सारी थकान ही मिट गई। माँ, ये कबाड़ खाना नहीं, आपकी बहू का बनाया हुआ ड्रम महल है। बाहर भले ही 50 डिग्री तापमान हो, पर हमारे इस घर के अंदर हमेशा 22 डिग्री तापमान रहता है। पर रीमा, इतने सारे ड्रम और ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आए? तेरे पति की तनख्वाह तो इतनी नहीं है। माँ, रीमा ने अपने स्वर्गीय पिता की दी हुई आखिरी निशानी, अपनी चांदी की चेन गिरवी रख दी, ताकि मुझे फैक्ट्री के बाद इस घर में आराम मिल सके और बच्चों को गर्मी में तड़पना ना पड़े। ये सुनते ही सास के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दे बहुरानी, मैं तो अनपढ़ थी, जो सिर्फ सोने चांदी और दिखावे को ही सब कुछ समझती रही। आज मुझे समझ आया कि असली धन तो शिक्षा और समझदारी है। पढ़ी लिखी बहू का यही सबसे बड़ा फायदा है कि वो विपत्ति में भी घर को स्वर्ग बना देती है। गोरी और पिंकी कवि बाहर खड़ी होकर खिड़की से यह सब देख रही होती हैं और शर्म से अपना मुंह छिपा लेती हैं। सासू माँ, अब रोना कैसा? चलिए, इस ठंडे ठंडे घर में सब मिलकर तरबूज का शरबत पीते हैं। उस दिन के बाद से उस नीले ड्रम के महल में कभी किसी ताने की आवाज नहीं गूंजी। सास अपनी समझदार बहू के गुण गाते नहीं थकती थी। रीमा, टुन्नू और बच्चे
उस अनोखे, ठंडे और खुशहाल घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। सीख, शिक्षा और सही सूझबूझ से किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है, क्योंकि समझदारी ही सबसे बड़ा धन है। घने जंगल में रात का समय था। चारों ओर खामोशी छाई हुई